हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट पीजीजी सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ईसीडब्ल्यू आईएन, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो कल हम लोगों ने रेसिस्टेंस को देखा था और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट करता है डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये हमारा है आज का दिन। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर हम लोग देखें कि डायोड करंट है तो उसका इक्वेशन क्या है। अगर हम देखें कि डायोड करंट हमारे पास है तो इसका इक्वेशन है इज इक्वल टू आई टी, और इक्वेशन है हमारे पास आई नॉट ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन होता है। ठीक है, और इसमें आई नॉट जो है उसको अगर हम लोग एक्सप्लोर करें तो आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट है, लेकिन आई नॉट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यू डी पी और उसके साथ है पी एन नॉट डिवाइडेड बाय एल पी प्लस ये हो जाएगा ए क्यू डी एन और एन पी नॉट डिवाइडेड बाय एल एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले के बेस पे सोचे तो हमारा यहाँ पे पी एन नॉट जो है वो हो जाएगा एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी, और सिमिलरली एन पी नॉट जो है ये हो जाएगा एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए। ये भी हमको आइडिया है, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये मोस्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट का इक्वेशन जो है जिसमें हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट है उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है ए नॉट टी क्यूब ई टू द पावर ऑफ माइनस ई जी अपन के टी। ठीक है, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए। तो सिमिलरली आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर का एक पैरामीटर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को इसमें पुटअप कर देते हैं, है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको बदली हुई नजर आएगी। मेनली अगर आप आई नॉट की बात करें तो आई नॉट में आप ए क्यू को बाहर निकाल सकते हो, और उसी प्रकार यहाँ पे आप डीपी को पुटअप कर सकते हो, और डीपी के बाद अगर आप देखें तो एन आई स्क्वायर तो आपका बाहर निकल जाएगा, पी एन नॉट ये हो जाएगा एल पी, है ना, एन आई स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये सारे पार्ट को हम लोगों ने पुटअप कर लिया। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज एन आई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपन, ये आपका है यहाँ से हम लोग निकाले डेट इज इक्वल टू एन डी प्लस ये हो जाएगा डी एन और उसके साथ एल एन और एन ए, और यहाँ पे आपके पास एन आई स्क्वायर जो है वो बाहर निकल के आ गया। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इसके लिए लास्ट इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो आई नॉट जो है वो हो जाएगा ए क्यू, और यहाँ पे हम लोग डी पी डिवाइडेड बाय एल पी इंटू एन डी प्लस ये है डी एन और उसके साथ है एल एन एन ए, एंड एन आई स्क्वायर हो जाएगा ए नॉट टी क्यूब ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई जी अपन के टी। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो जो पैरामीटर्स कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, तो आपका आई नॉट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आई नॉट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आई नॉट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो कितने टेम्परेचर के चेंज करने से आई नॉट की वैल्यू चेंज होती है, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक पैरामीटर, और वो पैरामीटर है कि चेंज इन आई नॉट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डी टी। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के केस में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू से कुछ करना वरना नहीं है, बेसिकली हमको तो ये फाइंड आउट करना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में टेम्परेचर के चेंज करने से रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू कितनी चेंजेस होती है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ और इस स्टेटमेंट से ये बात क्लियर हो जाएगी। वो ये कि रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स, ये जो है ये डबल हो जाता है, डबल्स फॉर every 10 degree rise in temperature, 10 degree rise in temperature, रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू डबल हो जाती है अगर 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास एक टेम्परेचर T1 है, उस पर रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू I01 है, और मेरे पास एक टेम्परेचर T2 है, उसका करस्पॉन्डिंग रिवर्स सैचुरेशन करंट I02 है। तो आप इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा लिख लीजिए कि I02 दैट इज एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू I01 इंटू 2 to the पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। ये इक्वेशन है। अब इस टेम्परेचर को आप सेंटीग्रेड में पुटअप करो या केल्विन में पुटअप करो, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डिफरेंस इन टेम्परेचर पुटअप करना है यहाँ पे। तो ये एक इक्वेशन है जिससे आपको आइडिया लगेगा। मान लीजिए ये जो टेम्परेचर है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जो टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। I01 की कोई भी वैल्यू है छोड़ दीजिए, हम देखते हैं कि डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस केस में अगर आप I02 को फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा I01 2 to the पावर दिस इज 37 माइनस 37 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू I01 इंटू 2 दैट इज ट्वाइस ऑफ I01। तो अगर 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज होता है तो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जा रहा है। तो इसका मतलब है रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट का, तो आपको आइडिया है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट ऐसा होता है। ये एक कांस्टेंट करंट है जो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से ही बढ़ता है, और फॉरवर्ड बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट, फॉरवर्ड बायस में करंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आपका वी गामा है, और यहाँ पे कहीं पे आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसको आप VZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में और भी बात करेंगे हम लोग। मैंने आपको पहले भी बोला है ये आपका वोल्टेज है, और यहां पे आपके पास करंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट का ये जो ग्राफ है ये नीचे आ जाएगा लाइक दिस, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। और सिमिलरली अगर फॉरवर्ड करंट की बात करें तो फॉरवर्ड करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर फॉरवर्ड करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है तो यही जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस।
सो दोनों कंडीशन में अलग अलग है। तो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। इसका मतलब है टेम्परेचर का इफेक्ट में, जैसे अगर कब का टेम्परेचर बढ़ता है तो रिवर्स सेचुरेशन ग्राफ जो है वो डाउन शिफ्ट हो जाएगा, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ गया है। अगर इसी में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो फॉरवर्ड करंट है ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। तो अभी तो हम लोगों ने रिवर्स सेचुरेशन करंट के बारे में देखा है, लेकिन आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि रिवर्स सेचुरेशन करंट का एक पैरामीटर जो है, ये फॉरवर्ड करंट का एक पैरामीटर जो है वो रिवर्स सेचुरेशन करंट है। इसका मतलब है आई नॉट ई टू दावर वी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी -1। एक और पैरामीटर है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, क्योंकि वी टी जो है वो होता है टी डिवाइडेड बाय 11600, ये, और ये जो है ये आपका वोल्ट में रिप्रेजेंट होता है, ये केल्विन में रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें दो पैरामीटर्स है फॉरवर्ड करंट में जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक है रिवर्स सेचुरेशन करंट जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, और एक है वीटी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है। कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू जो है, करंट डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है तो रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू डबल हो जाती है। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं स्लाइड सेंड कर देता हूं, आप सभी ग्रुप में एडेड होंगे मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग को ग्रुप के बारे में नहीं पता तो ग्रुप का नाम कोई बताएगा यहां पे?
तो वो है आपका SC EDC गेट एकेडमी PDF। ये स्मार्ट कोर्स के लिए यूज हुआ है। ये गेट एकेडमी है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसका मेन कंपोनेंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट आपके वीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या पड़ता है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका फॉरवर्ड करंट का मैग्नीट्यूड और रिवर्स करंट का मैग्नीट्यूड, दोनों करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिवर्स सैचुरेशन करंट का एक पैरामीटर जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिसको आप इस फॉर्मूले से विजुलाइज कर सकते हो, इसमें टेम्परेचर की इंक्रीज करने से आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ता है। अब कितना बढ़ता है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको आप इसको डिराइव करके फाइंड आउट कर सकते हो। अगर डिराइव करके बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके बाद आपका ये पैरामीटर आएगा, उसकी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि वी कैन हैव डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वो 10 डिग्री जो है वो केल्विन में है फिर सेंटीग्रेड में है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इनका डिफरेंस कैरी करना है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस इक्वेशन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला इक्वेशन। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ता है तो इसका साफ साफ ये मीनिंग है कि आपका फॉरवर्ड करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका फॉरवर्ड करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट के पैरामीटर पे डिपेंड है। और एक और पैरामीटर यहाँ पे जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो है VT। अगर इन दोनों पैरामीटर्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो आपका फॉरवर्ड करंट का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉरवर्ड करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है? आप किसी एक कांस्टेंट वोल्टेज में, मान लीजिए यहाँ पे कोई वोल्टेज है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक में एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू, एक पिंक कलर वाले में और एक ब्लू कलर वाले में, तो ये आपके पास दो करंट की वैल्यू है एक कांस्टेंट वोल्टेज पे। तो किसी भी एक को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका करंट जो है वो वोल्टेज पे भी डिपेंड है और आपका करंट जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। अगर आप करंट का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको वोल्टेज की वैल्यू को लेना पड़ेगा कांस्टेंट। किसी भी एक पैरामीटर्स को दो पैरामीटर्स का अगर वो फैक्टर है, आपका करंट जो है वो फंक्शन है किसका? वोल्टेज और टेम्परेचर दोनों का। एक्चुअली में ये है कि करंट की वैल्यू, फॉरवर्ड करंट की वैल्यू वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। लेकिन रिवर्स करंट जो है, ये जो रिवर्स करंट है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। ये वोल्टेज का फंक्शन उस समय तक नहीं है जब तक आप ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं जाएंगे। तो ये जो है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके आगे जो है ये वोल्टेज का फंक्शन बन जाता है, लेकिन इसके पहले ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि करंट की वैल्यू टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, तो इसमें मैं वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट ले लेता हूं। अगर ऐसा ले लेता हूं तो ये जो है ये वो वोल्टेज है जो कि कांस्टेंट है। इसमें मैंने दो वैल्यूज को कनेक्ट किया तो मुझे ये पता चला कि भैया ये अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आ रही है। जब मेरा टेम्परेचर T1 है उस समय मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ किया, जब टेम्परेचर T2 है उस समय मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ किया, ठीक है।
ये बीच वाला लाइन गायब हो गया। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हुआ। तो ये है आपका करंट का वैल्यू, कौन सा वाला? ये है आपका आईडी करंट का वैल्यू, कब? जब टेम्परेचर की वैल्यू T1 है तब। और ये है आपके पास आईडी की वैल्यू जब टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास T2 है तब। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है, वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और वोल्टेज की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो आपका करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से ये आइडिया लगता है। तो मैंने एक कांस्टेंट वोल्टेज में एक वर्टिकल लाइन खींचा और दोनों के लिए ड्रॉ किया। सिमिलरली अगर आप यहां पे करेंगे ऐसा ही काम, तो आपको ये पता चलेगा कि एक कांस्टेंट वोल्टेज में, अगर ये आपके पास एक कांस्टेंट वोल्टेज है रिवर्स का, तो आपके पास दो पॉइंट्स मीट हो रहा है, तो यहां पे भी करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, क्योंकि ये वाई एक्सिस जो है वो आपका करंट है। तो ग्राफ पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ जिसको अच्छे से पढ़ने आता है वो बहुत ही अच्छा कर जाएगा इस सब्जेक्ट में। आप इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, बाकी आइडिया आपको मैंने दे दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अब एक बात आती है कि मान लीजिए सर यही होता होगा नॉर्मल कंडीशन में, आप कॉलेज में जाते होंगे और जब लैब में बैठते होंगे तो आपके लैब में आपके बैच को, आपके क्लासरूम को डिफरेंट बैचेस में डिवाइड किया जाता होगा, जिसका नाम ए से चालू होता है, उसके 5 जो 1 2 3 4 5 रोल नंबर है वो लोग एक बैच होते हैं, फिर 6 7 8 9 10 वो दूसरे बैच होते हैं। इस तरीके से आपकी क्लास में जैसा आपका अल्फाबेटिकल नेम होगा उसके कारण आप डिफरेंट बैच में आते होंगे। आपने ये बात देखा होगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने में जो पहला बैच जाता है उसका रीडिंग बड़ा उम्दा आता है, बेस्ट रीडिंग, लेकिन जो दूसरा तीसरा बैच जाता है उसका रीडिंग जो है वो धीरे धीरे नहीं आने की कंडीशन में आ जाता है, और जो लास्ट बैच है वो तो प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाता। इसको आपने प्रैक्टिकली फील किया होगा। तो उसका कारण यही है कि जब आप किसी डायोड में, है ना, इस डायोड की बात कर रहा हूं, डायोड में जब आप किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, जैसे यहां पे आपने एक पोटेंशियल लगाया और इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करके आपने रीडिंग लिया, है ना, ये डायोड का फॉरवर्ड बायस आपने किया और फॉरवर्ड बायस करके आपने इसका रीडिंग ले लिया। ठीक है, आपने इसका रीडिंग ले लिया। तो रीडिंग लेने के बाद जैसे यहां पे मैंने यही काम किया है और इसको दो भाग में बांट देता हूं, और इसको भी मैं डिप्लीशन रीजन में बांट दिया। ठीक है, तो रीडिंग कल जो मैंने लिखा था वही रीडिंग है। सभी लोग क्लास प्रॉपरली अटेंड कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे हम लोगों ने लगाया एक वोल्टेज जो कि इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, और जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहां का यहां शिफ्ट होने लगता है, और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये आइडिया आपको सभी को हो गया होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आता है तो ये होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब होल के साथ रिकम्बाइन होता है तो डेफिनेटली आपको ये आइडिया है सर इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का पोजीशन तो एक एनर्जी बैंड डायग्राम में कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका ऐसा है, एंड दिस इज द वोल्टेज, दिस इज करंट। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन और होल्स का पोजीशन कुछ ऐसा है। तो आपको ये आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में होता है और होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकम्बाइन करता है तो डेफिनेटली वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है। तो जब भी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। ये जो एनर्जी है ये इन जनरल हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, और ये हीट जो है ये आपके डिवाइस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है।
मतलब आपने डिवाइस को फॉरवर्ड बायस किया तो आपकी डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा सर? टेम्परेचर बढ़ने से वही कुछ होगा ना, करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा और रिवर्स सैचुरेशन करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कभी भी एक कांस्टेंट करंट लॉन्ग टाइम डायोड को यूज करने से नहीं मिलता। अगर आप ज्यादा समय तक डायोड को यूज कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट करंट हमको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि डायोड जो है वो सेल्फ हीटिंग हो जाती है। डायोड का जो है वो सेल्फ हीटिंग कंडीशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, अपने आप को वो हीट करने लगता है। तो इस कंडीशन में कभी भी उसको कांस्टेंट करंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये जो सेल्फ हीटिंग है इस कंडीशन से बच सकते हैं और करंट की वैल्यू हम कांस्टेंट पा सकते हैं, है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत वोल्टेज से खेलना पड़ेगा। करंट की वैल्यू हम कांस्टेंट ला सकते हैं और इस सेल्फ हीटिंग से भी बच सकते हैं। कई बार इसको इस एक नाम से भी जाना जाता है जो मोस्टली आपके बीजेटी में यूज होता है, वो है थर्मल। वो है थर्मल और उसके साथ है रन अवे, थर्मल रन अवे। क्या है स्टेटमेंट? थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे का मतलब क्या है कि टेम्परेचर के अनुसार आपके डिवाइस का बेकाबू होना। रन अवे का मतलब होता है यहां पे बेकाबू, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये जो है रन अवे मतलब होता है बेकाबू, मतलब यहां पे होता है आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहे तो आपका डिवाइस आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपका डिवाइस उस टेम्परेचर के कंट्रोल में हो जाएगा और टेम्परेचर आपके डिवाइस को रन करने लगता है। क्योंकि आपका जो डायोड है या फिर सेमीकंडक्टर है वो बहुत ज्यादा कंट्रोलेबल है, मतलब वो टेम्परेचर के से उसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि इस डिवाइस में करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। अब ये करंट क्या है? आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, यहां से ये करंट फ्लो होने लगा है, ये डायोड का आईडी करंट है। तो हम चाहते हैं कि सेल्फ हीटिंग की वजह से करंट की वैल्यू ना बढ़े और ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि आईडी करंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है और सेल्फ हीटिंग की वजह से करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आप इस बेकाबू वाले कंडीशन में जा सकते हैं। तो एक थ्योरी है जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखा जा सकता है। सो फॉर गेटिंग द करंट टू बी कांस्टेंट, फॉर मेकिंग द कांस्टेंट current instead the temperature is increasing, we can adapt the under written प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट कांस्टेंट रहे टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ, तो आप एक काम करो कि आपका करंट जो है वो एक और पैरामीटर पे डिपेंड करता है। वो क्या है? फंक्शन ऑफ वोल्टेज एंड टेम्परेचर। तो आपको पता है टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जिससे आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो आप एक काम करो, वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज कर दो, उससे क्या होगा? आईडी करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा और कुल मिला के आईडी करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसकी थ्योरी है। तो सर कितने टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कितना वोल्टेज डिक्रीज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो इसके लिए डिफाइंड है कि आप dV डिवाइडेड बाई dt के थ्रू करो, और ये है -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज करने से, कई बुक में ये
-2.3 मिली वोल्ट भी दिया रहता है। तो ये बुक में डिफरेंस है। अगर आपको कोई गेट के क्वेश्चंस आते हैं तो वो डिफाइन करेगा। तो इन जनरल ये जो है ये यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। कई कई सारे आंसर में जो है गेट के में रेंज ऑफ वैल्यूज भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप 2.5 मिली वोल्ट 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री का इंक्रीज होता है और आप वोल्टेज की वैल्यू में -2.5 मिली वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं और टेम्परेचर की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ है और वोल्टेज की वैल्यू को आप इतना डिक्रीज करते हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा कि आपका आईडी करंट का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने यहां पे बोला फॉर मेकिंग द कांस्टेंट करंट इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द वी कैन अडेप्ट द अंडर रिटन प्रोसेस। मतलब आपको क्या करना है, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और मान लीजिए टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है, तो आप वोल्टेज की वैल्यू को -2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज कर दो। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये आपका आईडी करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो टेम्परेचर की इफेक्ट को हटाने के लिए ये सब चीजें किया गया है। क्लियर है आप सभी को? तो कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप जो पूछा गया हो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में बोला गया है सिलिकॉन डायोड ऑपरेट्स एट ए फिक्स्ड फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.4 वोल्ट। तो यहां पे आपका फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज जो है वो 0.4 वोल्ट लगाया गया है। द फैक्टर बाय विच करंट विल गेट मल्टीप्लाइड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे बोला गया है कि आपका करंट का वैल्यू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, T1 टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, अगर आप इंक्रीज हो जाते हैं T2 टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपका करंट का वैल्यू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में नहीं बोल रहा है। दूसरा आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने आपको बोला था कि करंट जो है वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर, दूसरा वोल्टेज। तो अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और वोल्टेज की वैल्यू को आपने कांस्टेंट रखा है, तो आप ये स्टडी कर सकते हो कि करंट का वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहां पे यही है, वोल्टेज की वैल्यू आपकी क्या है 0.4 वोल्ट, ये कांस्टेंट है, और टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि करंट के मैग्नीट्यूड में क्या बदलाव आएगा। तो यहां पे रिवर्स सैचुरेशन करंट का नहीं पूछ रहा है, ये करंट के बारे में पूछ रहा है। कोई रिवर्स सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला लगाएगा तो गलत है। यहां पे करंट कितना बढ़ गया वो पूछ रहा है। तो करंट कितना बढ़ गया वो पूछ रहा है, तो आपके पास इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? करंट इज इक्वल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी, और उसके साथ -1 है। हालांकि आप इस क्वेश्चन में -1 को इग्नोर करके भी बना सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इस इक्वेशन में मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को लगाता हूं जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमको ये पता है कि हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो डिफरेंट केसेस में। कौन सा केस? एक ये वाला केस जिसके करंट की वैल्यू को मैं ID1 नाम दे देता हूं, और एक ये वाला केस जिसके को मैं ID2 नाम दे देता हूं। तो हमको यही फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ID2 जो है वो कितने टाइम्स आएगा x टाइम्स ID1। तो ये जो x है ये कितना है, यही आपका क्वेश्चन है। पूछा गया है ना करंट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूंगा ID2 डिवाइडेड बाय ID1, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा I02 डिवाइडेड बाय I01, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ता है। और उसके बाद यहां पे लिखूंगा e रेस टू v, ये जो डायोड वोल्टेज है ये तो कांस्टेंट है दोनों केस में, और ईटा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और vt की वैल्यू जो है वो t डिवाइडेड बाय 11600 लगा दूंगा, क्योंकि vt जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और अगर आपका टेम्परेचर T2 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे T2 लिख दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आएगा e रेस टू, आपके पास आ जाएगा vd डिवाइडेड बाय ईटा, और यहां पे आप लिख सकते T1 डिवाइडेड बाय 11600, और ये जो है ये केल्विन में आप पुटअप कर दोगे। तो ये है आपका एग्जैक्ट फार्मूला जिसके थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे मैं इसको बढ़ाऊं तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि ID2 डिवाइडेड बाय ID1, ये हो गया आपका इक्वेशन। I02 जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो? I02 जो है वो भी रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से बढ़ता है। तो आप वो जो फॉर्मूला है मेन वाला उसको लगा सकते हो, 2 टू द पावर यहाँ पे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आप I01 लिख सकते हो, जिससे ये I0 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो इन दोनों में बदलाव हो रहा है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
और फिर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ई टू द पावर। Vd की वैल्यू कितनी है सर 0.4 है, और ईटा की वैल्यू यहां पे कितनी है, किस टाइप का डायोड है, सिलिकॉन की जर्मेनियम। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने 24 के लिए लिया है, सिलिकॉन है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमको 1 लेना चाहिए, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, सो आई थिंक मैंने इसको 2 लेके सॉल्व किया था। तो 2 और T2 की वैल्यू कितनी है, यहां पे आपको केल्विन में पुटअप करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 273, है ना, डिवाइडेड बाय 11600, ये आपको पुटअप करना है। यहां पे भी हो जाएगा ई टू द पावर 0.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये कितना है सर, ये 150 है, प्लस 273 डिवाइडेड बाय 11600, ये पूरा मैंने लिख दिया। I01 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो T2 माइनस T1 लिखा है इसको आप डायरेक्टली पुटअप कर सकते हो। तो ये जो हो जाएगा ये 2 टू द पावर T2 माइनस T1 का मतलब है यहाँ पे 150 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, बाकी इन सब चीज़ों को आप एक तरफ लेके सॉल्व कर सकते हो। सो ई टू द पावर यहाँ पे आपके पास 0.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 11600, और इससे माइनस कर सकते हैं, ये ऊपर चला गया, या फिर आप डायरेक्टली भी पुटअप कर सकते हो जैसा आपको लगे। तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, ये ई टू द पावर 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 150 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 11600। तो ये ID2 और ID1 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। हाँ, 24th क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, ईटा की वैल्यू 2 दी गई है, आखिरी में दिया हुआ है। तो यहां पे आपके पास ID2 डिवाइडेड बाय ID1, ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली 580 आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 580 आएगा।
ठीक है, सभी ने बना लिया? ट्वेंटी फाइव में चले जाते हैं। 25 में बोला है फॉर ए सिलिकॉन डायोड एट टी इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे भी एक सिलिकॉन डायोड है और टेम्परेचर जो है वो आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। VD की वैल्यू 0.6 वोल्ट है, तो यहां पे VD जो है वो 0.6 वोल्ट है। इट्स वैल्यू एट 87 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर T2 जो है वो 87 डिग्री सेंटीग्रेड। एज्यूमिंग करंट थ्रू द डायोड एज कांस्टेंट, ID करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर आपका ID करंट का वैल्यू जो है ये हो गया कांस्टेंट, तो ज़रूर से आपने ये फंक्शन है VD और टेम्परेचर दोनों का, अगर ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ आपने VD की वैल्यू को रिड्यूस किया होगा। क्यों? क्योंकि आपका ID का वैल्यू कांस्टेंट है। तो एक में आपका टेम्परेचर है T1 27, एक में आपका T2 है टेम्परेचर 87, तो VD की वैल्यू 0.6 वोल्ट है, तो VD की वैल्यू रिड्यूस हुई होगी। तो अगर आप डायोड का टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस करते हैं तभी जाके ये कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे चेंज इन VD विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर जो है वो -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि VD2 माइनस VD1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो आपके पास VD2 की वैल्यू चाहिए। VD2 माइनस VD1 जो है वो आपके पास 0.6 वोल्ट है, T2 जो है वो आपके पास 87 है और T1 जो है वो आपके पास 27 है, इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 है। तो आपको VD2 का वैल्यू निकालना है, तो आप सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27, 37, 47, 57, 67, 87। $60 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे -2.5 10 टू द पावर ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 0.6। $0.45 वोल्ट। तो आप देखिए आपका टेम्परेचर जो है VD जो है वो रिड्यूस हो गया। पहले VD1 की वैल्यू जो है वो 0.656 वोल्ट था, अब VD2 की वैल्यू जो है वो 0.45 वोल्ट हो गया। रिडक्शन
रिडक्शन इन टेम्परेचर टू गेट कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट के लिए टेम्परेचर की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया गया। तो अगर आपको करंट का वैल्यू कांस्टेंट चाहिए तो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए। आइडिया लग गया सभी को? आइडिया वोडाफोन कुछ तो लगा होगा अभी। अरे साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, आईडी करंट कांस्टेंट चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जो कुछ हमने पढ़ा है वो तो पूरा क्वेश्चन में ही लिख दिया है। आईडी करंट कांस्टेंट चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वीडी को डिक्रीज करना है, तो टेम्परेचर और वीडी के बीच में रिलेशनशिप ये तो बता ही दिया हूं। मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब आपका ध्यान नहीं है। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या लिख रहे हो अमित कुमार? नींद में हो क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा उनका पास आइडिया का नेटवर्क नहीं है। ऐसा है क्या बेटा? आइडिया हो, वोडाफोन हो, जियो हो, एयरटेल हो, सभी के लिए एक कॉमन पोर्टल है ना, गेट एकेडमी, सभी का नेटवर्क पकड़ता है। छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर मैं बड़ी चीजें कैसे बताऊंगा आप लोगों को? अभी तो बड़ा भयंकर भयंकर चीज आने वाला है, ये तो छोटू सा है, एकदम नन्ना मुन्ना सा है कि आईडी करंट, वीडी और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और आईडी की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है तो वीडी को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। डिजिटल के मूड में तो नहीं हो? डिजिटल से प्यार तो नहीं हो गया है सर? डिजिटल से प्यार हो गया है तो आंखों में ईडीसी नहीं आ पा रहा है। बहुत ज्यादा डिजिटल तो नहीं पढ़ लिए। देखो आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 में से 6 से तो प्यार करना पड़ेगा, जिसमें ईडीसी सबसे सुंदर है, ईडीसी सबसे खूबसूरत है, तो इसको तो सबसे टॉप में रखो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो इसमें कुछ नहीं है, जरा जरा सी बात है। जिसको नींद आ रहा है वो सो जाए, उठ के रिकॉर्डेड देख ले, लेकिन समझ ले बेटा। ठीक है, ईडीसी सबसे खूबसूरत है और ईडी से प्यार होना लाजमी है। नितिन मेरी स्माइल के पीछे पड़ गया यार, तेरे को मेरे से प्यार हो जाएगा नितिन?
ज्यादा स्माइल कर दूंगा तू। नितिन को मैं ईडीसी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बार बार मेरे को देखता है, सर अब स्माइल किया कीजिए। मैं कातिलाना स्माइल कर दूंगा, मेरे से प्यार हो जाएगा, फिर ईडीसी भी नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड कम्युनिकेशन छोड़ के सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं मेरे को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बस अच्छा नहीं लगता। कम्युनिकेशन भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आई लव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बस थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता वो मुझे। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में बीच बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आ जाता है। कुछ लोगों को मेरे से प्यार हो गया, हद है भाई। तुम लोग से ज्यादा बात करो तो तुम लोग मतलब इंजीनियर वाली क्वालिटी शो कर देते हो, ले लेंगे वाली, है ना। ठीक है, एकदम इजी प्रोसेस है, कुछ भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। रिवर्स सैचुरेशन करंट का भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए, फॉरवर्ड करंट का भी आइडिया लग जाना चाहिए, और वोल्टेज का भी। तो दो दो चीजों का ख्याल रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है, जिसके कारण फॉरवर्ड करंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। और फॉरवर्ड करंट जो है वो टेम्परेचर और वोल्टेज दोनों का पैरामीटर होता है। तो ये सारा चीज अगर आपको बेस्ट टाइप का आइडिया हो गया है, 5 मिनट और देख लो। 5 मिनट और देख लो। पांच मिनट और देख लो, है ना। तो इसको अगर आप समराइज करने बोलोगे, अगर आप, तो मैं समराइज भी कर देता हूं, है ना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि टेम्परेचर पे कौन कौन डिपेंड करता है। टेम्परेचर की पे डिपेंडेंसी ढूंढ रहे हैं कि टेम्परेचर पे कौन कौन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमको पता चला कि भाई ये जो रिवर्स सेचुरेशन है ये कम्बक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कम्बक्ट इश्क है जो। तो ये जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है ये भयंकर तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ता है। तो अगर आप चेंज इन रिवर्स सेचुरेशन करंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर ढूंढोगे तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो सबसे पहला ये है। और दूसरा इसके कारण क्या है, करंट बोला कि हम टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। कौन सा करंट? फॉरवर्ड करंट, क्योंकि फॉरवर्ड करंट के बीच में ये रिवर्स सेचुरेशन करंट घुस जाता है। तो ये है Vd डिवाइडेड बाई ईटा Vt माइनस 1। तो ये बोला कि भैया मैं भी टेम्परेचर पे डिपेंड करूंगा, क्योंकि मैं जिस पे डिपेंड करता हूं वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आईडी करंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि आईडी करंट तो पहले से Vd पे डिपेंड करता था। आईडी करंट जो है वो Vd का पैरामीटर था, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है ना भाई। तो आईडी बोला कि एक्चुअली मैं तो पहले सिर्फ Vd पे डिपेंड करता था, तो मैं फंक्शन था किसका? Vd का। लेकिन अब पता चला कि भाई मैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता हूं। तो मेरे ऊपर मेरे चेंज होने के कारण दो हो सकते हैं, या तो Vd चेंज होगा तो मैं बदल जाऊंगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा तो मैं बदल जाऊंगा। तो ये आईडी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है और Vd कांस्टेंट रहता है ना, तो आईडी की वैल्यू क्या होगी? ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक फोर्थ केस लाते हैं कि अगर हमको आईडी को कांस्टेंट रखना है, इसको नहीं बढ़ने देना है, तो सिंपल सा चीज ये है कि ये जिन जिन का फंक्शन है उसके साथ खेला जाए। किसका किसका फंक्शन है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, Vd को मैं कम कर देता हूं,
तो ये जो आईडी है ये कांस्टेंट होगा, लेकिन इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत है कि कैसे है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर आप Vd डिवाइडेड बाई dt, मतलब कितना टेम्परेचर को चेंज करेंगे कि Vd की वैल्यू चेंज हो लेकिन Id की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट चाहिए आपको। तो इसके लिए है आपके पास -2.5 मिली वोल्ट। तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर की इंक्रीमेंट के साथ वोल्टेज की वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो ये रिडक्शन इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अब इतनी सी कहानी, आप जैसे इंजीनियर जो कि इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो, इतने स्मार्ट हो, तभी तो आप स्मार्ट कोर्स लिए हैं। अब इतनी सी बात आप जैसे इंजीनियर नहीं समझ पाए तो भाई मैं किसको समझाऊं। इतनी सी बात अगर आप जैसे इंजीनियर नहीं समझ पाए तो मैं किसको समझाऊं। सर आप एक काम करो, बीएससी वालों को समझाओ। अरे नहीं हो पाएगा भाई, वो नहीं समझ पाएंगे। आप ही हो जो इस बात को समझ सकते हो। उम्मीद है कि आप में से हर कोई व्यक्ति इतनी सी बात को समझता होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ Vd की वैल्यू को रिड्यूस कर दो। ठीक है, डॉक्टर ऋषिन रॉय वंदे मातरम बोल दिया है। सत्यम जांगड़े को समझ में नहीं, सत्यम जगडाले को समझ में आ गया है तो बाकी सबको तो आ ही गया होगा। सत्यम को आ गया मतलब सब समझ गए होंगे। तो आगे बढ़े। सर प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा। अरे निभाना नहीं है भाई, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, हर चीज सहना पड़ेगा, हर नखरे सहने पड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप बता दो। ठीक है, स्वर्णिमा को समझ में आ गया बहुत दिन बाद, भारत माता की जय बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेसिक आइडिया। कुछ क्वेश्चंस और बनाते हैं जो यहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन बनाने से अच्छा लगता है, तो 26 को भी बनाते हैं। 26 बनाते हैं। बोल रहा है जर्मेनियम डायोड हैज आई नॉट इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पेयर। एक हमारे पास जर्मेनियम का डायोड है, जर्मेनियम, जर्मेनियम का डायोड है। आपने कुछ क्वेश्चंस बनाए क्या अपने से, जिसमें आई नॉट की वैल्यू दी गई है 30 माइक्रो एम्पेयर, 30 माइक्रो एम्पियर एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड, भयंकर का टेम्परेचर। द डायनेमिक रेसिस्टेंस अंडर फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.2 वोल्ट एंड रिवर्स बायस ऑफ 0.2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे हमको डायनामिक रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डायनामिक रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। किस दो कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन कि आपने यहां पे फॉरवर्ड बायस किया है, फॉरवर्ड बायस किया है कितने से? 0.2 वोल्ट से। और सेकंड कंडीशन है कि आपने यहां पे रिवर्स बायस किया है कितने से? -0.2 वोल्ट से। तो फॉरवर्ड बायस अगर पॉजिटिव है तो रिवर्स बायस नेगेटिव होगा। इतनी सी बात है, बताइए। तो अगर डायनामिक रेसिस्टेंस की बात करें
तो डायनेमिक रेसिस्टेंस को कल हम लोगों ने देखा था, आर ए सी इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास ईटा वी टी, ये होता है हमारे पास ईटा वी टी डिवाइडेड बाय आई नॉट ई टू द पावर बी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी, ये हमारा फॉर्मूला था। यहां पे ईटा की कुछ वैल्यू दी गई है क्या? जर्मेनियम है, ईटा की वैल्यू की जरूरत नहीं, 1 है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, कल का बात आपको याद होगा। ईटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वीटी जो है वो आपके पास जरूर से 0.026 होगा क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया है। तो आर ए सी को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 इंटू 0.026 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 दिया है, ठीक है। ई टू द पावर हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज है कितना, ये 0.2 वोल्ट है, प्लस लगा देते हैं। और उसके बाद ईटा है, ईटा फेंक के मारे क्या, ये 1 इंटू वीटी की वैल्यू, वीटी की वैल्यू गड़बड़ तो हुआ है क्योंकि वीटी जो है वो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, इसका मतलब है वीटी जो है वो आपको 125 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 11600 से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे भी आपके पास 125 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 11600 से फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये फार्मूला बेस्ड है, आरएसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बस यहाँ पे टेम्परेचर पे ध्यान रखना पड़ेगा वरना सिल्ली मिस्टेक हो जाएगा, सिल्ली विल्ली मिस्टेक हो जाएगा। टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है तो ये जो लिखा है दिस इज रॉन्ग, तो आपको वीटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वीटी जो है वो आपको टी डिवाइडेड बाय 11600 से, यहां पे टी की वैल्यू केल्विन में पुटअप करना है। वीटी की वैल्यू कुछ लोग लिख रहे हैं 0.034 आएगा, तो ये जो है ये आपके पास 0.0343 चेक कर लो ये आ रहा है क्या। अगर ये आ रहा है तो डायरेक्टली पुटअप कर लो, तो आपको यहां पे आर ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे 1 इंटू 0.0343 आप पुटअप कर लो डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 and e to the power plus 0.2 divided by 0.0343। थ्री 3.36 ओम आ रहा है क्या? बताइए तो सही, आर ए सी कितना आ रहा है? अगर ये आ गया है तो आपका फॉरवर्ड बायस वाला पूरा हो गया। अब आप ध्यान दीजिए रिवर्स बायस में भी आपको यही करना है। अगर ये रिवर्स बायस है तो इसकी वैल्यू फॉरवर्ड बायस में बहुत कम आएगी। कारण ये है कि फॉरवर्ड बायस में जंक्शन तो रहता ही नहीं, जंक्शन नहीं रहता और रेसिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, कोई भी नहीं। इन जनरल आपको ये याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, ये लगभग 1 2 3 ओम के आसपास रहता है। क्यों ऐसा है? सब लोग रीजन लिखेंगे क्यों ऐसा है कि फॉरवर्ड बायस में इतना कम क्यों होता है, फॉरवर्ड बायस में इतना कम क्यों होता है। अगर हम लोग रिवर्स बायस कर दे तो जंक्शन का विड्थ बढ़ जाता है,
उसका मतलब है जंक्शन तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने नहीं देता, रेसिस्टेंस ऑफर हो जाता है। तो इसका मतलब है जब आप रिवर्स बायस में फाइंड आउट करेंगे आर ए सी की वैल्यू, तो 1 × 0.34 0.0, तो यहाँ पे 0343 आ जाएगा। और इसका डिवाइजन हो जाएगा किसके साथ, 30 × 10⁻⁻6 के साथ, इंटू e⁻, यहाँ पे 0.2 जब लिखेंगे तो केयर कीजिएगा नेगेटिव साइन के साथ लिखना, वहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय 0.0343, बस इतना सा अंतर आएगा, इतनी सी अंतर आएगी। तो फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया है, जिसकी वजह से आपका आर ए सी जब आप रिवर्स बायस करेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम या फिर किलो ओम में आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 388.92 किलो ओम। तो यहाँ पे 388.92, ध्यान दीजिएगा ये किलो ओम में आया है और ये जो है ये ओम में आया है। देखो एक्सपोनेंशियल को प्रॉपरली यूज नहीं करोगे तो आंसर थोड़ा रेंज में आएगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत रेंज में आया होगा, 3.00 से टू 3.36 ओम के बीच में आया होगा, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन में रेंज ऑफ वैल्यूज पुटअप करते हैं। इसका भी आंसर एग्जैक्टली ऐसा नहीं आया होगा, अगर आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक किया हो तो बहुत दूर चला गया होगा, वरना आंसर इसी के आसपास ही आएगा। जैसे नवराज का आ रहा है 389.48, तो ये 389.48 ऐसा आ रहा होगा, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर एग्जैक्ट आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बन गया सभी का? यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, किलो ओम में आएगा और इधर ओम में आएगा। आज ऑफिस की छुट्टी है इसलिए क्लास आराम से समझ में आ रहा है, वरना रोज ऑफिस के बाद क्लास समझने में थोड़ा स्ट्रगल होता था। ओके, तो कल भी छुट्टी है, कल हम मॉसफेट चालू करेंगे, कितना मजा आएगा, क्यों मजा ले लेंगे कल तो। जिसको जिसको मजा नहीं आ रहा था उसको भी मजा आने लगेगा।
नवराज का एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, सभी का आएगा, आएगा तो सभी का, अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है वो कैपेसिटेंस है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और बचे हुए, उसको भी हम लोग करेंगे। और यहां पे अगला जो जो क्वेश्चन है वो डायोड कैपेसिटेंस पे है। तो हम लोग सबसे पहले कैपेसिटेंस को समझ लेते हैं कि डायोड कैपेसिटेंस क्या है, और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी यही है, डायोड कैपेसिटेंस। डायोड कैपेसिटेंस, तो डायोड कैपेसिटेंस क्या है? सबसे पहले तो आपको, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं ना? सबसे पहले तो यहां पे सुंदरता बिखेर दूंगा मैं पूरा। सबसे पहले तो आपको कैपेसिटेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स है। कैसे प्लेट्स है? कंडक्टिंग प्लेट्स है। ये कंडक्ट कर सकता है, और एक और प्लेट है जो कि कंडक्टिंग प्लेट्स है। ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स है तो ये कंडक्ट कर सकता है। ये आपका एक कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है ना, मतलब कंडक्टर से बना हुआ प्लेट है। और ये आपका दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। और इन दोनों के बीच में आपके पास यहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। कौन है बेटा? यहां पे आपके पास एक मीडियम है, जिस मीडियम को आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, या फिर मीडियम बोले, या फिर आप इसको इंसुलेटर भी बोले तो चल जाएगा। हालांकि दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, मटेरियल साइंस में जाए, लेकिन ईडीएस ईडीसी में ये दोनों हमारे लिए लगभग सेम है। तो ये जो प्लेट है भाई साहब, ये प्लेट ना न्यूट्रल होता है। ये एक प्लेट कैसा होता है? ये प्लेट जो है वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि ये एटम से बनता है, कंडक्टिंग प्लेट है। तो कंडक्टर कौन कौन से होते हैं सर? ये एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी से बनता है। AgCu, ये सभी से बनता है। तो इन सभी के एटम से ये बनता है। तो यहाँ पे एटम्स है, और एटम्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ये सभी कंडक्टर्स हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। किस टेम्परेचर में? रूम टेम्परेचर में। समझना पड़ेगा बेटा। तो यहां पे आपके पास एटम्स है और काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर में। तो अगर आप उसको विजुलाइज करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। कैसे करेंगे सर? आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि यहां पे आपके पास आयोन्स भी है, यहां पे आपके पास ऐसे छोटे 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 आयोन्स भी है, और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी है। लेकिन कुल मिला के ये एक सॉलिड है, और एक सॉलिड है तो एक्चुअली में ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो ये सॉलिड है तो ये कैसा है? ये सॉलिड है तो ये यहां पे ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके करस्पॉन्डिंग में, ये इसको छोड़ के बाहर नहीं गए हैं। कहां नहीं गए हैं सर? बाहर। बाहर मतलब सॉलिड के बाहर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे करीबन 10 इलेक्ट्रॉन्स में बना दिया। हालांकि एक एक अगर हम लोग बात करें, कंडक्टर में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे नहीं बनाए। इसी का रेप्लिका यहां पे मैंने ले लिया। तो यहां पे भी आपके पास एक सॉलिड है। क्या है सर? एक सॉलिड है, और ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है। यहां पे भी आपके पास काफी सारे एटम्स है, और उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है इस मटेरियल को। तो वो कैसा हो गया है? वो आपका इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये न्यूट्रल है। तो यहां पे भी हम अगर ध्यान दें तो ये जो है ये न्यूट्रल है। ये इस तरीके से ये न्यूट्रल है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ये पॉइंट, इसको यहां से जोड़ देते हैं, इसको यहां से जोड़ देते हैं, और अभी ये दोनों न्यूट्रल है। लेकिन मैं इसको अगर किसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं? किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दूं, और वोल्टेज मैंने यहां पे लगा दिया बेटा। यहां पे मैंने एक वोल्टेज लगा दिया ऐसा। तो इस वोल्टेज का इफेक्ट क्या होगा? इस वोल्टेज का इफेक्ट ये होगा, क्योंकि ये एरिया तो आपका
डाइलेक्ट्रिक है, मतलब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स तो जा नहीं सकता। तो आपने यहां पे लगाया एक पॉजिटिव वोल्टेज, यहां पे लगाया एक नेगेटिव वोल्टेज। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, उसकी इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है सर? इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा पॉजिटिव में जाने की इच्छा होती है। सर इलेक्ट्रॉन्स को दिखाइए जिसकी इच्छा हो रही है। तो मैं उस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता हूं जिसकी बड़ी इच्छा है कि वो, क्योंकि इसको इससे प्यार है, तो ये है वो इलेक्ट्रॉन, और ये जाना चाहता है कहां? पॉजिटिव की तरफ। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसा नहीं जा सकता, इसको क्या करना पड़ेगा? जब भी बैटरी में कोई डिवाइस या कोई भी मटेरियल कनेक्ट हो जाता है, ये तुरंत भागता है पॉजिटिव की ओर, और ये भागते 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 यहां तक पहुंचा। अब ये इधर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि यहां पे आपने इंसुलेटर लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो गया। अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव के पास जाना है, उससे उसको प्यार है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इधर से उठता है और ये पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करता है, और ये पहुंच जाता है पॉजिटिव के पास। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से पॉजिटिव के पास आया, तो उसके पहले ये जो था ये न्यूट्रल था। अगर ये न्यूट्रल था तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये जो प्लेट है ये कैसा बन गया? तो ये सब तो पॉजिटिव थे, क्योंकि ये आयन से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिए थे, तो ये सब लोग पॉजिटिव थे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन के बाहर आने से पहले ये न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के बाद ये पूरा प्लेट जो है वो कैसा बन गया? सर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ना, अब ये प्लेट जो है ये न्यूट्रल नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो ये प्लेट का चार्ज क्या हो गया? इस प्लेट का चार्ज पॉजिटिव हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले गया, तो इस प्लेट का चार्ज क्या हो गया? सर उसके पहले ये न्यूट्रल था, ये प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया, ये नीचे वाला प्लेट नेगेटिव हो गया। और इन दोनों के बीच में एक मीडियम है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक सेपरेशन बना के रखा हुआ है। तो मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन बना के रखा है। तो क्या हुआ कि यहां पे एक कैपेसिटर सेटअप हो गया। कैपेसिटर का मतलब क्या है? कैपेसिटर वो मटेरियल होता है या फिर वो डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखता है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया, जिसको यहां पे चार्ज को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे चार्ज को स्टोर करके रखा है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में। और इसी के अकॉर्डिंग फिर डाइलेक्ट्रिक या मटेरियल साइंस में जाएंगे तो उसकी पोलैरिटी सेट होती है और बाकी सब। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर ये होता है कि किसी वोल्टेज के अप्लाई करने की वजह से, किसी वोल्टेज के अप्लाई करने की वजह से कितने चार्ज जो है वो आपके दोनों प्लेट्स में एक्युमुलेट हुए। तो जितना पॉजिटिव प्लेट में चार्ज होते हैं उतने भी, पॉजिटिव में अगर 2 आ गए तो नेगेटिव में भी आपके पास 2 होंगे। ये कैपेसिटर की खास बात होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बराबर होता है। तो इसका मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ये नेगेटिव हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और ये जो है ये एक कैपेसिटर बन गया। तो कैपेसिटर का मतलब ये नहीं होता कि आपने वोल्टेज लगाया और चार्ज हो गया। कैपेसिटर का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपने वोल्टेज की वैल्यू में कितना चेंजेस किया जिसकी वजह से आपके चार्ज की वैल्यू में चेंजेस आए। ये चार्ज किसी भी साइड का ले सकते हैं, चाहे आप पॉजिटिव का ले ले चाहे नेगेटिव का ले ले, आपके पास दोनों का चार्ज सेम में रहेगा। तो ये है एक्चुअल कैपेसिटर। तो आपको अगर आइडिया लग गया है तो हम लोग आगे बढ़े और इस कैपेसिटर को एक सेमीकंडक्टर डायोड में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पूरा आइडिया दिया कि भाई ये जो है ये शुरू में न्यूट्रल था, लेकिन जब आपने वोल्टेज लगाया तो ये जो है वो चार्ज हो गया, इसलिए कैपेसिटर को हम पैसिव डिवाइस भी बोलते हैं। ये क्या है? ये पैसिव डिवाइस है, ये पैसिव डिवाइस है। मतलब जब तक आप वोल्टेज नहीं लगाओगे तब तक ये चार्ज नहीं होता, वोल्टेज लगाने के बाद ही चार्ज होता है।
तो मैंने आपको ये बताया कि ये भी न्यूट्रल था और ये भी इनिशियली न्यूट्रल था। जिस वक्त आपने इसमें वोल्टेज लगाया उसी वक्त ये चार्ज हुआ। तो कैपेसिटर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कितना वोल्टेज लगाया उसकी वजह से कितना चार्ज आया। इसका मतलब ये होता है कि आपने वोल्टेज की वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं तो चार्ज की वैल्यू में कितना चेंजेस आता है। तो Q जो है वो पहले था और ये dQ की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे भी Q था प्लस dQ की वैल्यू चेंज होगी।